So, hello everyone. Again, welcome you all in the lecture series of optical communication. This is the last lecture of this topic, the optical detectors. तो मैं इसको एक बार कंप्राइज कर दूं सारे जितने भी मैंने चीज़ें पढ़ाई. फर्स्ट मैंने फंडामेंटल्स आपको समझाया था, फंडामेंटल्स ऑफ फोटो डायोड. उसके बाद हमने पिन डायोड पढ़ा, उसके बाद एवलांचे फोटो डायोड पढ़ा. उसी के अंदर ही हमने करेक्टराइजेशंस पढ़ी थी, बहुत सारे करेक्टराइजेशंस, नॉइस, नॉइस मार्जिन, ये कुछ बीच बीच में हम इन दोनों ही टॉपिक में पढ़ते रहे. तो वो इंडिविजुअल पिन डायोड या एपीडी के बारे में. अब अगर सिलेबस को हम देखें तो उसमें अलग से मेंशन है, वो हम किसके लिए पढ़ें, पिन के लिए कि एपीडी के लिए. तो इंडिविजुअल मैंने पिन के लिए भी पढ़ाया आपको, एपीडी के लिए भी अलग से पढ़ाया. बट अब उसको एक साथ अगर कंप्राइज करें तो वो नॉइस जो फोटो डायोड के अंदर कौन कौन सी नॉइसेस हमारी होती हैं, किस वजह से होती हैं, क्या सोर्सेज हैं और क्या क्या करेक्टराइजेशन पैरामीटर्स. आपको याद होगा करेक्टराइजेशन के लिए हम टाइम लेते थे, नॉइस लेते थे और हमने एनईपी भी पढ़ा है. तो ये बहुत सारी चीज़ें दोबारा से हम रिपीटेटिव उसमें पढ़ रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, क्योंकि अगर अलग से पूछा जाए व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉइस तो उसको हम कैसे बताएंगे. तो ये ख्याल मेरे अंदर आया तो सोचा इस चीज़ को भी हम अलग से एक लेक्चर में ले लें कि व्हाट टाइप ऑफ नॉइसेस अकर इन फोटो डायोड्स, सोर्सेज ऑफ नॉइसेस, हाउ वुड यू कैरेक्टराइज अ फोटो डायोड्स. तो इस तरीके की अगर आते हैं जो पिन और एपीडी से रिलेशन नहीं है तो मे बी यू वुड कंफ्यूज एट दैट मोमेंट. तो इसलिए मैंने इस लेक्चर को बनाया. तो फोटो डिटेक्टर, क्योंकि फाइबर कम्युनिकेशन के अंदर जो सिग्नल हमारे होते हैं वो काफ़ी लो हो सकते हैं, और सिग्नल जो हमारा लो या वीकेस्ट सिग्नल है उसको हमें एम्पलीफिकेशन की भी ज़रूरत होती है. तो यहाँ पर जब लो सिग्नल हमारा है और उसके अंदर नॉइस अगर क्रिएट हो जाए तो उस केस के अंदर हमारा जो सिग्नल है वो बिल्कुल ही करप्ट हो जाएगा, उसका यूज़ रहेगा ही नहीं. तो इसलिए हम एक डेफिनेशन बताते हैं जिसको हम कहते हैं एस एन आर. एस एन आर मतलब सिग्नल टू नॉइस रेशो. तो सिग्नल ऊपर, सिग्नल पावर ऊपर एंड नॉइस पावर नीचे. तो इसका मतलब ये एज हाई एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा बेहतर होगा हमारा सिस्टम उतना ही ज़्यादा उसका एसएनआर अच्छा होगा, या वाइस वर्सा हम इसको कह सकते हैं. तो अगर हमें हाई एसएनआर को अचीव करना है तो फोटो डिटेक्टर जो है उसकी अच्छी क्वांटम एफिशिएंसी होनी चाहिए, और उसके साथ लगा हुआ जो हमारा एम्पलीफायर सर्किट है वो भी काफ़ी वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के कैपेबल होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा एसएनआर जो होगा वो इम्प्रूव होगा. सेंसिटिविटी जो हमारी होती है फोटो डायोड की, उसको हम इसी पर्टिकुलर टर्म्स में अगर देखें, जहाँ पर नॉइस की बात की है, जहाँ पर एम्पलीफायर की बात की है, तो हम उसको डिफाइन करते हैं मिनिमम डिटेक्टेबल ऑप्टिकल पावर. आपको याद होगा मैंने ये पिन डायोड के अंदर भी बताया था कि द ऑप्टिकल पावर necessary to produce a photo current of the same magnitude as the RMS of total noise current. NEP के केस में हमने कुछ इस तरीके की बात डिस्कस की थी. तो ऑप्टिकल पावर जो ज़रूरी हो फोटो करंट प्रोड्यूस करने के लिए सेम मैग्नीट्यूड की, जितना नॉइस की आरएमएस वैल्यू के इक्विवेलेंट आए, इक्विवेलेंट टू एसएनआर. मतलब जो पावर इक्विवेलेंट टू एसएनआर, उसको मिनिमम डिटेक्टेबल ऑप्टिकल पावर. मतलब वो मिनिमम पावर होगी ना, तो वो मिनिमम पावर एसएनआर के इक्विवेलेंट जाएगी. तो एसएनआर के इक्विवेलेंट पावर जनरेट करने के लिए जितनी फोटो करंट हमें चाहिए तो वो हमारी हो गई मिनिमम डिटेक्टेबल ऑप्टिकल पावर. ठीक, तो ये कुछ हमारे बेसिक्स लाइक फोटो डिटेक्टर की नॉइस, एम्पलीफायर, कैसे नॉइस को इम्प्रूव करें, कैसे हम उसको जज करते हैं मिनिमम डिटेक्टेबल ऑप्टिकल पावर निकाल कर. तो उसके बाद सोर्सेज ऑफ नॉइस, अगर सोर्सेज नॉइस की पढ़ें तो हमें उसका एक इक्विवेलेंट सर्किट देखना पड़ेगा. इक्विवेलेंट सर्किट के लिए हम जाएं कि अगर सपोज ये फोटो डायोड है हमारा, फोटो डायोड के ऊपर जो हमारा एच न्यू मतलब फोटॉन्स बायस वोल्टेज अप्लाई की, और उसके बाद हम फर्दर आगे एम्पलीफायर, तो ये हमारा लोड वोल्टेज. तो किस किस तरीके की यहाँ उस पर्टिकुलर फोटो डायोड को हम किन किन कंपोनेंट्स में अलग अलग डिस्क्राइब कर सकते हैं. जैसे एक सीरीज रेजिस्टेंस, उसका अपना खुद का फोटो डायरेक्टर का, सी डी, आर एल, आर एस एंड सी ए. सो ऑल दीज आर द एलिमेंट्स जो हमारे वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएंगे. जिस तरह से हम पैरासिटिक कैपेसिटेंसेस की बात करते हैं या फिर लोड रेजिस्टेंस की बात करते हैं, या खुद का उसका कंपोनेंट रेजिस्टेंस और कंपोनेंट के
कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो वही सारी ये वैल्यूज़ हैं। जैसे आर एस स्मॉल सीरीज रेजिस्टेंस, सी डी टोटल कैपेसिटेंस जंक्शन का, आर एल लोड रेजिस्टेंस, सी ए इनपुट कैपेसिटेंस ऑफ एम्पलीफायर एंड आर ए इज द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट एक इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा जो बताएगा कि किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें हमारा जो सिग्नल के पाथ में आती हैं। तो उसी के हिसाब से हम नॉइस को कैलकुलेट करते हैं। थोड़े से जो ये फार्मूलाज हैं वो भी हम पीछे आपने पढ़ा होगा। तो ये IPH जो है वो हमारा IP था पिछले लेक्चर में, NQ बाय एच न्यू। भाई Q इज द चार्ज, N इज द कितना चार्ज फ्लो हुआ, किसकी वजह से, फोटोन की वजह से, पावर को मल्टीप्लाई किया तो IP हमने निकाला था, ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। वेयर P इज द मॉड्यूलेटेड सिग्नल ऑप्टिकल पावर, उससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा ऑप्टिकल जो हमारा करंट है, फोटोन करंट है, वो हमारा निकल कर आ जाएगा। इफ प्राइमरी DC करंट वैल्यू इज IP, अगर हम इन जो एवरेज वैल्यू अगर हम बात करें तो ये तो एट टाइम t हो गया। एवरेज वैल्यू बात करें तो RMS उसका निकालें तो RMS को शो करते हैं कुछ इस तरह से, IS के इन ब्रैकेट्स, एरो ब्रैकेट्स के अंदर। तो इसको हम बोलते हैं सिग्मा S स्क्वायर। पिन डायोड के लिए IP स्क्वायर होती है सिंपल, इसका स्क्वायर कर दें तो उसकी RMS निकल जाती है। और इसके साथ अगर APD की निकालते हैं तो इसमें M स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन होता है। M हमारा होता है स्टैटिस्टिकली ग्रोन एवलांचे गेन, क्योंकि वहाँ गेन के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ पर M स्क्वायर की भी मल्टीप्लाई यहाँ पर हमने की गई है। IP अगर हमारा एवरेज है तो स्क्वायर कर दें तो उसका RMS वैल्यू को निकाल ली गई। फॉर साइनोसॉइडल इनपुट ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स M है अगर किसी का, तो सिग्नल जो हमारा बनेगा, जो RMS वैल्यू फोटोन करंट की आएगी वो I स्क्वायर P या फिर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर P, सिंपल यहाँ से हमने लिया ये वाला जो सिग्मा स्क्वायर P, दिस इज फॉर सिग्मा P दिस वन, एंड विच इज इक्वल्स टू M स्क्वायर बाई 2 इंटू IP स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमें आसानी से याद हो जाएगा। M इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और ये कैपिटल M है जो हमारा एवलांचे गेन के बारे में बताता है। तो हमारा साइनोसॉइडल इनपुट जो होगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर उसका M है तो सिग्नल जो हमारा फॉर्म होगा, जो IP होगी, वो IP हमारा बनेगा सिग्मा स्क्वायर P M स्क्वायर बाई 2 IP स्क्वायर। ओके, सो ये पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं जो नॉइस के केस में हम RMS वैल्यू, एवरेज करंट, ये सब निकालते हैं और इसके हिसाब से ही हम बताते हैं कि हमारा SNR कैसा है, नॉइस किस तरीके की हुई है। तो अब ये नॉइस के लिए जो हमारे डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, मतलब कौन कौन से टाइप के नॉइसेस हैं जो हमारे फोटो डिटेक्टर में आते हैं। तो वो सबसे पहले है हमारा क्वांटम और द शॉर्ट नॉइस। क्वांटम और शॉर्ट नॉइस जिसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशन मींस जो हमारा ऑप्टिकल करंट है उसके अंदर, एक नॉर्मल चलती करंट है, उसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन अगर आ जाते हैं तो इस टाइप की चीज़ें, तो इनको हम शॉर्ट नॉइस बोलते हैं। ये स्टैटिक नेचर है। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन जब हम किसी फोटो डायोड को बनाते हैं तो उसी समय पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा हो सकता है। मेन फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी है वो इसका सीरीज रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वजह से हमारे फोटो डायोड के ये इस टाइप की नॉइसेस ऑब्टेन होती हैं। अगर निकालें तो I स्क्वायर शॉर्ट, सिंपल मैंने फार्मूला लिखा हुआ है विच इज़ 2Q, ये RMS वैल्यू की बात की है क्योंकि ये यहाँ पर एरो ब्रैकेट्स के अंदर आप देख रहे हैं, 2Q IP इंटू बैंडविड्थ इंटू M स्क्वायर इंटू FM। तो ये कंप्लीट एक फार्मूला है वेयर FM इज द नॉइस फिगर एसोसिएटेड विद रैंडम नेचर ऑफ एवलांचे प्रोसेस। 2Q IP इंटू बैंडविड्थ इंटू M स्क्वायर जो हमारा एवलांचे गेन है M स्क्वायर, और FM की इसमें मल्टीप्लाई की। तो इस तरीके से हम शॉर्ट नॉइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल एक फार्मूला लिखा है ताकि हम उसको बस ध्यान रखें। सेकेंडली इज द डार्क करंट। डार्क करंट वो करंट होती है जब बिना किसी लाइट वहाँ पर नहीं है, कोई फोटोन्स हमारे नहीं वहाँ पर आए हैं, तब भी वहाँ पर हमें नॉइस मिल रही है, तब भी वहाँ पर करंट हमारी फ्लो हो रही है, उसको हम डार्क करंट बोलते हैं। Is the current continues to flow through the bias circuit of the device when no light is incident on the photodiode. Arises due to thermally
जनरेटेड, ये ध्यान रखें। वहाँ क्या था, बिकॉज ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, यहाँ है अराइजेस ड्यू टू थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन एंड होल। जो जंक्शन पर टेम्परेचर क्रिएट हो गया, उस टेम्परेचर की वजह से वहाँ पर अपने आप ही बिना एब्जॉर्प्शन के ही इलेक्ट्रॉन होल वहाँ पर जंक्शन पर जनरेट होना स्टार्ट हो गए। तो उस टाइप की हम प्रोसेस की वजह से जो करंट फ्लो हुई उसको हम डार्क करंट बोलते हैं। तो आई स्क्वायर डी बी इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर डी बी, सिंपल 2Q ID M बैंडविड्थ FM, ये सब जानते हैं। यहाँ नई टर्म है ID। ID इज द प्राइमरी अनमल्टीप्लाइड, जो मतलब इनिशियली वहाँ पर जो थी प्राइमरी अनमल्टीप्लाइड डिटेक्टर बल्क डार्क करंट। थर्ड इज द लीकेज करंट। थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर रहा होगा कि डार्क करंट ही तो लीकेज करंट है, नहीं, वैसा नहीं है। यहाँ पर जो सरफेस डिफेक्ट्स की वजह से, क्लीनलीनेस, बायस वोल्टेज की वजह से, सरफेस एरिया की वजह से जो प्रॉब्लम वहाँ मेनली बिकॉज ऑफ डिफेक्ट्स एंड क्लीनलीनेस या बायस वोल्टेज में चेंजेस की वजह से जो करंट हमारी प्रोड्यूस हो जाए उसको हम सरफेस लीकेज करंट के नाम से जानते हैं। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपने बताया था कि इस टाइप की लीकेज करंट को हम गार्ड रिंग स्ट्रक्चर से हम इसको रिमूव कर सकते हैं, अपने सरफेस लीकेज करंट को वहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि ये शंट कर देता है लीकेज करंट को लोड रजिस्टर के साथ। मतलब वो लोड रजिस्टर के साथ उसको शंट कर देगा सो दैट वो करंट वहाँ से चली जाएगी और अपने फोटो डायरेक्टर पर वो नॉइस का असर नहीं होगा, वहाँ से वो उसको ग्राउंड कर देगी। इसको कैलकुलेट करते हैं IDS सिग्मा स्क्वायर DS 2Q IL इंटू बैंडविड्थ। यहाँ IL एक नया पैरामीटर आया विच इज सरफेस लीकेज करंट। तो ये उसकी सरफेस लीकेज करंट जो है, तो उसकी हम IRMS को निकाल सकते हैं, IDS RMS वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब कुछ हल्के से टॉपिक हमारे रह गए हैं, जैसे कैरेक्टराइजेशन में हमने नॉइस, टाइप्स ऑफ नॉइस पढ़ा, उसकी वजह पढ़ ली, उसके फार्मूला पढ़ लिए। अब है नॉइस रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम हमने दोनों के केस में पढ़ा है, पिन डायोड के लिए अलग, APD के लिए अलग, तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। TD विच इज W/VD, W इज द विड्थ, आप सब जानते हैं, डिपेंडेंट ऑन द ट्रांजिट टाइम, डिफ्यूजन टाइम, टाइम कांस्टेंट, और यहाँ APD के केस में था मल्टीप्लिकेशन टाइम, मल्टीप्लिकेशन टाइम जो एवलांशियो मल्टीप्लिकेशन है। हमने NEP और डिटेक्टिविटी भी पढ़ा था, डिस्कस पिन डायोड के केस में हमने पढ़ा था, जिसका हमने निकालता है NEP इज द नॉइस इक्विवेलेंट पावर, जो हम अभी सेंसिटिविटी के केस में भी इस लेक्चर में पढ़ रहे थे। NEP विच इज P मिनिमम बाय अंडर रूट ऑफ बैंडविड्थ 4 kBT बाय RL और कंप्लीट के बाहर R विच इज द रिस्पॉन्सिटिविटी। और आपने ये भी पढ़ा था NEP इज इक्वल्स टू 1 डिटेक्टिविटी, तो ये भी हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। तो उसके कुछ कैरेक्टराइजेशन के हमारा नॉइस, रिस्पॉन्स टाइम्स दोनों के लिए अलग अलग, NEP एंड डिटेक्टिविटी, उसकी डेफिनेशन हम बता सकते हैं, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हम बता सकते हैं। अब पढ़ लेते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है हमारे एवलांचे गेम में। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन होल के पेयर्स ज़्यादा क्रिएट होंगे, तो एज टेम्परेचर चेंजेस तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल आयनाइजेशन रेट बढ़ेगा। तो मगर हमारा जैसे ही आयनाइजेशन रेट बढ़ेगा तो हमें बायस वोल्टेज की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। इसको हम अभी कैरेक्टरिस्टिक्स से भी इस चीज़ को मैं बताऊंगा। जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से आयनाइजेशन रेट चेंज होगा, उसके लिए हम एम्पेरिकल फार्मूला लेते हैं विच इज m इक्वल्स टू 1/1 माइनस V/VB रेज टू द पावर n। n यहाँ पर है 2.5 to 7 तक जाता है, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल, एंड V और VB हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज एट विच m इज इनफाइनाइट एंड V इज VA माइनस IMRM। सिंपल जो हमारा सर्किट को सॉल्व करके हमने जो बायस वोल्टेज है उसको कैलकुलेट किया। VA इज द रिवर्स बायस वोल्टेज, RM इज द सीरीज रेजिस्टेंस। तो ये ओवरऑल वोल्टेज को हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितना वो प्रोड्यूस करेगा। अब इस चीज़ को ही अगर हम देखें, अपने कर्व से ही इस चीज़ को जाने, तो आप देखें कि 0, 23, 43, 67 जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे हमारा जो बायस वोल्टेज है वो बढ़ता जा रहा है। मगर यहाँ पर देखें वो जल्दी से, मतलब जल्दी करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाए, यहाँ से चेंजेस हैं, वो पहले ही आ गया। तो ये इफेक्ट है। यहाँ से आप इस एरिया में आप देखें तो करंट गेन उसका चेंज हुआ, इस तरह से करंट गेन उसका पहले ही स्टार्ट हो गया एक्सपोनेंशियल
और यहाँ से आपका ये भी देख सकते हैं कि बायस वोल्टेज हमारी इंक्रीज हो गई। तो ये बिकॉज ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर हमारे ये अलग अलग इफेक्ट्स आ जाते हैं। VB is dependent on temperature, तो VBT is VB T naught 1 plus alpha A T minus T naught. NT is NT naught 1 plus B T minus T naught. A and B are the positive constants. ये हमारे बायस वोल्टेज और हमारे कैरियर एट द टाइम एट टेम्परेचर T के केस में अगर हम निकालें तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, जिसमें A और B हमारे कांस्टेंट हैं, T और T नॉट इनिशियल टेम्परेचर, T इज द फाइनल टेम्परेचर, इस तरह से, और VB T नॉट इज द VB एट इनिशियल टेम्परेचर एंड NT एट इनिशियल टेम्परेचर T नॉट। तो इस तरह से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउएवर ये मैंने यहाँ फार्मूला लिखा है, अगर हम टेम्परेचर इफेक्ट तो हम ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन करने के बाद हम इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व को बनाएं और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। कुछ कंपैरिजन के लिए मैंने यहाँ पर लेक्चर में डाला है, जिसमें आप अलग अलग टाइप के जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम और इंडिनियम गैलियम आर्सेनाइड, तो मतलब उसकी वेवलेंथ की रेंजेस को कंपेयर कर सकते हो, रिस्पॉन्सिटिविटी, डार्क करंट, राइज टाइम, मॉड्यूलेशन, बायस वोल्टेज। तो बायस वोल्टेज आप देखें सिलिकॉन में 5, यहाँ 5 to 10 और यहाँ 5। तो बैंडविड्थ भी देख सकते हैं गीगाहर्ट्ज में 0.3 to 0.7, 0.5 to 3। तो ये अलग अलग वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ और देखें तो वेवलेंथ रेंज, एवलांच गेन, डार्क करंट, राइज टाइम, बैंडविड्थ एंड गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट इज GBP, आपको याद होगा। तो एंड बायस वोल्टेज, तो ये सारे वैल्यूज़ को भी हम इससे कंपेयर कर सकते हैं कि सिलिकॉन, जर्मेनियम और इंडिनियम गैलियम आर्सेनाइड के केस के अंदर कौन सा हमारा बेहतर रहेगा, या फिर कौन से पर्टिकुलर डिवाइस को हम सिलेक्ट करें अपने ऑपरेशन के लिए, जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए हम उसको ले जा रहे हैं। सो दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस topic, optical detectors, and we'll next move to the last topic of this subject, the optical receiver and its performance। तो next lecture जो हमारा होगा, फर्स्ट लेक्चर, उसमें हम ऑप्टिकल रिसीवर के फंडामेंटल्स को स्टार्ट करेंगे। वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। मेरा समझाया हुआ सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर viewing my video and see you. You take care.